अगर बिहार चुनाव में तीसरे और चौथे मोर्चे का गठबंधन हो गया तो एनडीए और महागठबंधन दोनों को बहुत बड़ा डैमेज पहुंच सकता है। मैं यहां बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। जी हां, अगर जनसुराज और एआईएमआईएम का 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अलायंस हो गया, चाहे वो प्री इलेक्शन अलायंस हो या पोस्ट इलेक्शन, तो बहुत लोगों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पिछले चुनाव में ओवैसी अपनी ताकत का एहसास दिला चुके हैं, इस बार तो वे पहले से भी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। बिहार के मुसलमान भी ओवैसी के साथ लामबंद हैं। जानकारों का मानना है कि कम से कम बिहार की कुल मुस्लिम आबादी का करीब 30% से ज्यादा वोट इस बार ओवैसी की पार्टी को मिल सकता है। उधर महागठबंधन ने ओवैसी के लिए पहले ही अलायंस के लिए रास्ते बंद कर दिए थे, जिसके बाद ओवैसी खुलकर तेजस्वी और राहुल गांधी के खिलाफ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बात की जाए तो बिहार में जनसुराज ने भी अच्छा खासा माहौल तैयार कर लिया है। चुनाव में 1 महीने का समय बचा है और अब तक जितने भी सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं उसमें पीके की पार्टी को 11% से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। बात करें पिछली यानी 2020 के चुनाव की, तो उस वक्त ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल यानी मुस्लिम बहुल सीमांचल में 11% वोट पाकर आरजेडी का गेम बिगाड़ दिया था। तब चिराग पासवान की पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही थी और उसे उस वक्त 5% के करीब वोट मिले थे। चिराग ने तब 33 सीटों पर नीतीश कुमार की जेडीयू का सुपड़ा साफ कर दिया था, जिसके चलते जेडीयू 50 सीटों का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकी थी। तो सोचिए कि अगर जनसुराज को इस बार 11% वोट मिल गए तो किसे कितना नुकसान पहुंच सकता है। पीके पहले से ही अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के दिग्गज नेताओं को निशाना बनाकर अपने समर्थन में माहौल बना चुके हैं। ओवैसी भी अब सीमांचल के बाद बिहार के दूसरे मुस्लिम बहुल इलाकों में समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि जनसुराज और एआईएमआईएम एक दूसरे के साथ गठबंधन करेंगी, लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज चल रहे चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। ऐसे में ये तीनों पार्टियां एक साथ अगर आ गई तो बिहार में समीकरण कितने बदल सकते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई ताकत बन चुकी है। जेएसपी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने और खुद प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर का दावा है कि जनसुराज को कम से कम 28% वोट मिलेंगे। जानकारों के मुताबिक जेएसपी को 10 से 20% वोट मिल सकते हैं। प्रशांत किशोर पिछले करीब 3 सालों में 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। जनसुराज 1.25 करोड़ से अधिक सदस्य होने का भी दावा कर रही है। युवाओं के बीच जनसुराज का क्रेज काफी ज्यादा है। 2025 में करीब 14 लाख वोटर बिहार में पहली बार मतदान करने वाले हैं। 2020 में यह संख्या 11 लाख के करीब थी। इस बार हर सीट पर 5765 नए वोटर भी जुड़े हैं। ऐसे में ये नए वोटर्स किसके पाले में जाएंगे, ये किसी को नहीं पता। 2024 में बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव में जनसुराज ने जो प्रदर्शन किया था उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उस वक्त तरारी सीट पर जनसुराज को 3.5% वोट मिले थे, जिसके चलते निर्दलीय कैंडिडेट्स का सुपड़ा साफ हो गया था। रामगढ़ में जनसुराज को 3.9% वोट मिले थे, जिसके चलते इंडिया अलायंस को मिलने वाले वोटों में 11.5% की कमी नजर आई थी। इमामगंज में जनसुराज को 22.6% वोट मिले थे। यहां एनडीए के 4.5% वोट तो वहीं इंडिया अलायंस के 17.7% वोट घट गए थे। वहीं बेलागंज में जनसुराज को 10.6% वोट मिले थे, जिसके चलते इंडिया अलायंस के 15.8% वोट घट गए थे। मतलब प्रशांत किशोर की जनसुराज कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा 2024 के उपचुनाव में लग चुका है। 2025 में सर्वे एजेंसियों ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार की अगड़ी जातियों के 2% वोटर पीके का साथ दे सकते हैं। 2% मुसलमान भी जनसुराज के साथ जाते दिख रहे हैं। ओबीसी तबके का भी 5% वोट जनसुराज को मिलता नजर आ रहा है। वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग का 1% वोट पीके के खाते में जा सकता है। प्रशांत किशोर की बातों को सुना जाए तो यही लग रहा है कि जनसुराज का मुख्य आधार बदलाव और विकास है, जबकि पारंपरिक समीकरणों को तोड़कर युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों में पहुंच बनाने की रणनीति भी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के पोलराइजेशन के कारण कुछ वर्ग के वोट कम भी हो सकते हैं, लेकिन नई पार्टी का प्रभाव
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जानकारों के मुताबिक पटना जिले की 14 और नालंदा की 7 सीटों पर जनसुराज का अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है। सारण यानी गोपालगंज की 6 सीटें, सिवान की 8 और छपरा की 10 सीटों पर भी जनसुराज मजबूत है। शाहाबाद की 22 सीटों पर पीके का झंडा सबसे ज्यादा बुलंद है, क्योंकि वो खुद इसी इलाके से आते हैं। तिरहुत, सीमांचल और मुंगेर की साइड जनसुराज का प्रभाव कम नजर आ रहा है। इन इलाकों में पीके का प्रदर्शन उम्मीदवारों पर निर्भर करेगा। अब तक प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के सीएम फेस माने जा रहे थे, उन्हें टारगेट करके पीके ने सारी अटकलों पर विराम भी लगा दिया है। पीके ने जेडीयू के दिग्गज नेता अशोक चौधरी को भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी नेता मंगल पांडे भी उनके लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आए। मतलब पीके एनडीए के साथ तो नहीं खेल रहे। प्रशांत किशोर ने खुलकर कहा भी है कि उनकी पार्टी जनसुराज एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती बनेगी और एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी वोट काटने वाली है, जिसका फायदा उन्हें खास तौर पर मिलेगा, जबकि एनडीए के नेताओं पर लगे आरोपों से उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो सकती है। इससे वोटर के बीच उनकी पकड़ बढ़ेगी, विशेषकर उन मतदाताओं में जो एनडीए और महागठबंधन से नाराज हैं। पार्टी है, सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाई मोदी जी आए, अमित शाह आए, राहुल गांधी आए, ये बिहार की जनता की ताकत है। सबको जमीन पर आना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, वो बोलकर आप बिहार में वोट नहीं ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, जो इस बार न्यू कमर नहीं बल्कि एक सेट बल्लेबाज की तरह बिहार में बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में दरभंगा में ओवैसी ने हुंकार भरते हुए तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए काफी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी इसीलिए जीतती है क्योंकि तेजस्वी का वोटर मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहा है। ये अपने वोटर को समझा नहीं पाते और ओवैसी पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने तेजस्वी को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप इसी तरह गुरूर में रहेंगे तो बिहार को नुकसान होगा। मतलब ये तो साफ है कि अब ओवैसी भी खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। पहले वो महागठबंधन को अलायंस का प्रस्ताव जरूर भेज रहे थे, लेकिन महागठबंधन का रास्ता बंद होने के बाद मजलिस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल के अलावा अब ओवैसी मिथिलांचल, गया और पटना सहित अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में भी अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वो महागठबंधन के नेताओं, खासकर आरजेडी और तेजस्वी यादव को निशाना बना रहे हैं। इनके अलावा ओवैसी बीजेपी और एनडीए को भी टारगेट करते रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 87 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच है। लगभग 50 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर गेम चेंजर की भूमिका में है। कई सीटों पर मुस्लिम वोटर 20% से 40% तक हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में कुल मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% है, जो करीब 1.25 करोड़ मतदाता बनते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अकेले दम पर मुस्लिम बहुल सीमांचल की 14 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जोकीहाट सीट पर एआईएमआईएम ने आरजेडी को 7,383 वोटों से हराया था। बहादुरगंज सीट पर एआईएमआईएम ने कांग्रेस को 55,651 वोटों से हराया था। कोचाधामन सीट पर लालटेन को पतंग ने 53,759 मतों से हराया था। अमौर सीट पर ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस को 62,596 वोटों से हराया था। वहीं बैसी सीट पर एआईएमआईएम से आरजेडी 30,162 वोटों से हार गई थी। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2020 में सीमांचल के 11% वोटर्स ने ओवैसी को वोट दिया था, जबकि महागठबंधन के खाते में 76% वोट गिरे थे, जो कि 2015 के 80% वोट से 4% कम थे। वहीं एनडीए को 12% वोट मिले थे, जो कि 2015 के 8% वोट से 5% ज्यादा थे। मतलब ओवैसी फैक्टर के चलते महागठबंधन को तगड़ा नुकसान हुआ, तो वहीं एनडीए को फायदा पहुंचा था। अब ताज्जुब की बात यह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एक न्यू कमर के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त ओवैसी की ताकत और उनके प्रति मुसलमानों का प्यार देख पटना तो दूर की बात है, दिल्ली में बैठे नेताओं के भी पसीने छूट गए थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 2025 में ओवैसी एक सेट बैट्समैन की तरह मैदान में खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह तो तय माना जा रहा है कि एआईएमआईएम इस बार आरजेडी और कांग्रेस को पहले से भी ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। तभी तो ओवैसी ने अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू भी कर दिया है। ऐसा लगता है कि वो पूरा होमवर्क करके आए हैं। ओवैसी राजनीति के बेहद चतुर खिलाड़ी भी हैं। जानकारों का मानना है कि ओवैसी ने महागठबंधन को अलायंस का प्रस्ताव भेजकर अपने ऊपर से बीजेपी की बी टीम का तमगा हटा दिया, जिसके चलते लंबे समय से
मुसलमान असमंजस की स्थिति में थे। तेजस्वी और संजय यादव की जोड़ी मुसलमानों का दिल जीतने का प्रयास जरूर कर रही है। सीमांचल और बिहार के मुसलमानों के लिए किए गए कुछ बड़े ऐलान इसका उदाहरण है। जैसे सरकार बनने पर आरजेडी ने सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया है। महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा की है। वक्फ कानून और एसआईआर पर आरजेडी के रुख से काफी असर पड़ा है। आरजेडी ने मुसलमानों को सरकार में उचित भागीदारी देने की भी बात की है। उधर कांग्रेस ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल के 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर करके इलाके के मुसलमानों को अपने साथ लामबंद करने की कोशिश की है। कांग्रेस को पप्पू यादव जैसे सीमांचल के बड़े चेहरों से भी काफी आस है, लेकिन जानकारों का मानना है कि महागठबंधन की ये बातें और घोषणाएं एआईएमआईएम की स्ट्रैटेजी के सामने फीकी पड़ जाती हैं। ओवैसी लगातार सीमांचल के मुसलमानों के उत्थान की बात कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार का वादा कर रहे हैं। कही सुनी बातों के बजाय एआईएमआईएम ने पार्टी में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया है। राजनीतिक विकल्प की कमी भी मुसलमानों के बीच एआईएमआईएम की बढ़ती साख की वजह है। कई मुसलमानों को लगता है कि पारंपरिक बड़ी पार्टियां उनकी जरूरतों को पूरी तरह नहीं समझती या उनकी आवाज को दबा देती हैं। इस वजह से वे ओवैसी को एक नया और प्रभावी विकल्प मानते हैं। ओवैसी का कहना है कि वो 4 का बदला 24 सीटों से लेंगे। सुनिए। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो बात रही प्रशांत किशोर और ओवैसी की। अब एनडीए का एक मजबूत पिलर भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है, जिसका नाम है चिराग पासवान। सीट शेयरिंग के मसले पर चिराग की डिमांड पूरी होती नहीं दिख रही है। असल में चिराग का जोर सीटों की संख्या के साथ साथ जीत की संभावना वाली सीटों पर है। जिन सीटों पर चिराग की नजर है वो बीजेपी और जेडीयू की परंपरागत सीटें हैं। बीजेपी जेडीयू इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती, वहीं एलजेपी रामविलास इन्हीं सीटों को लेकर अड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चिराग पासवान ने 22 से 25 नेताओं की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें वो बिहार चुनाव में टिकट देने वाले हैं, लेकिन इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिस पर मौजूदा विधायक जेडीयू के हैं या फिर बीजेपी के। इनमें एक सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम की भी है। वैसे तो चिराग कुल 45 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इन 45 में से 22 सीटों पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। उधर बीजेपी ने चिराग को सिर्फ 20 सीटें देने का फैसला किया है, लेकिन वो 20 सीटें भी चिराग की चॉइस वाली नहीं होंगी। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी और जेडीयू अपनी परंपरागत सीटें तो चिराग के लिए छोड़ने से रही। वैसे संभावना यही है कि चिराग को बीजेपी लास्ट तक मना ही लेगी, लेकिन कुछ लोग उनका नाम प्रशांत किशोर के साथ जोड़कर देख रहे हैं। चिराग भी पीके की तारीफ कर चुके हैं। उनकी पार्टी की तरफ से भी जनसुराज के खिलाफ बयानबाजी न के बराबर है। अब यहां 2 समीकरण बनते दिख रहे हैं। अगर पीके और ओवैसी साथ आ गए तो संभावनाओं और सर्वे के आंकड़ों के आधार पर अगर ओवैसी की पार्टी 24 सीटें भी जीतती हैं और पीके यानी प्रशांत किशोर 11% वोट के साथ कम से कम 20 सीट भी जीत लेते हैं तो दोनों का जोड़ 44 सीट हो जाएंगी। मतलब एक मजबूत तीसरा फ्रंट तैयार हो जाएगा। हालांकि ये दोनों पार्टियां मिलकर भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेंगी। अब दूसरे समीकरण की बात की जाए तो पीके और ओवैसी के साथ अगर चिराग भी आते हैं तो पिछली बार चिराग की पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब उसे 5% वोट मिले थे। 33 सीटों पर जेडीयू को तगड़ा नुकसान पहुंचा था। इस बार अगर चिराग एनडीए से अलग होकर 200 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं तो जानकारों का मानना है कि 25 से 30 सीटों पर एलजेपी रामविलास जीत सकती है। लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीतकर चिराग अपनी ताकत का एहसास दिला चुके हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और चिराग पासवान की पार्टी एक साथ आ गई तो किसका गेम खराब होगा, किसकी सरकार बनेगी या फिर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।